चलिए, तो नंबर सिस्टम में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? जितने भी संख्याओं का योग करने वाले फार्मूला हैं, सारे फार्मूला को हम आपको करा चुके हैं, और फार्मूला को कैसे प्रयोग करना है ये सभी बातें आपको बताया जा चुका है। आज हम लोग नए टाइप के प्रश्नों को करेंगे, जिसमें कि आपके प्रश्न इकाई अंक से संबंधित क्वेश्चन होंगे। जैसे कभी कभी आपसे पूछ देता है, नॉर्मल से ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, इसके लिए ज़्यादा 2-4 टाइप नहीं कराएंगे, एक ही क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। जैसे आपसे पूछता है कि 1 से लेके 100 के बीच में, प्रश्न ही लिख लीजिए अपने कॉपी में, कि 1 से 100 तक की संख्याओं में, 1 से 100 तक की संख्याओं में 9 अंक का कितने बार प्रयोग किए गए हैं? 1 से 100 तक की संख्याओं में अच्छा, यहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए, ये दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है आपका कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक में 9 कितने बार आता है? 1 से लेके 100 तक में 9 कितने बार आता है? आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीका से पूछ सकते हैं, थोड़ा बहुत घुमा के, लेकिन मतलब यही रहेगा कि 1 से लेके 100 तक में 9 कितने बार आता है। तो ये आपको याद रखना है कि 1 से लेकर 100 तक में 9 कितने बार आता है, बताइए तो पीछे? 20 बार। ये हमेशा के लिए आपको याद रखना है, क्वेश्चन हमेशा यही रिपीट करता है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। तो 1 से लेकर 100 तक में हमेशा ये जो 9 की संख्या होती है ये 20 बार होती है। ये 9 जो होता है 20 बार आता है। ये प्रश्न आप लिख लें या नोट बना के ही लिख लें कि 1 से लेकर 100 तक में 9 20 बार आता है। बातें समझ में आया? ये प्रश्न आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम अभी बीच में आपको करा दिए। चलिए, अब आगे क्वेश्चन लिखेंगे, जो कि कल हम लोग पढ़े थे, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। कल हम लोग योग के बारे में पढ़ रहे थे, आभास संख्या का योग कैसे निकाला जाता है। तो हम आपको बताए थे कि कभी भी आभास संख्या के बारे में जिक्र हो तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आपको गुना तो गुना करना ही पड़ेगा, अगर जोड़ बोला तो जोड़ आपको लिख लिख के करना ही पड़ेगा। आज का क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन, प्रथम 10 आभास संख्याओं के गुणनफल में, प्रथम 10 आभास संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? प्रथम 10 आभास संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिए, प्रथम 10 आभास संख्या पहले हम लिखेंगे। हमारा प्रथम 10 आभास संख्या सबसे पहला 2 होगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 10 को हो गया ना? 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10। अब इनको मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो पूछ रहा है कि बताइए इकाई अंक पे क्या आएगा जब इनको गुणा करेंगे। तो एक बात ध्यान दीजिए, कितना बड़ा आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना बड़ा गुणा करने वाला ही प्रश्न रहेगा तो आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, क्योंकि आपके पास समय कम होता है। इतना लंबा चौड़ा आपसे गुना करा के चेक करने वाला नहीं है। आपका दिमाग चेक करना चाहता है कि क्या इसे आप कम समय में बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि अगर कोई भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, एक बार अगर आपको इकाई अंक पे शून्य आ गया, एक बार इकाई अंक पे शून्य आ गया, तो आप कितना ही अंकों से आगे गुना करते रहें, उस शून्य हमेशा अपने इकाई अंक पे ही बना रहेगा, अपना उस जगह छोड़ेगा नहीं। बातें समझ में आ रहा है ना? जैसे कि इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 2 का जैसे ही गुणा होगा तो हमें 10 दिखाई देगा। तो एक बार 10 आ गया ना, तो इकाई अंक पे 10 एक बार अगर आपको आके दिखाई दे दिया तो मतलब कि पूरा गुणा हम करेंगे भी ना, तो इसके लास्ट में इकाई अंक पे हमारा शून्य ही आएगा। बात समझ गए? जैसे कि एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, ये 5 गुना में 4 गुना 3 गुना 2, अगर हम इसको गुणा कर रहे तो देख रहे हैं कि पहले अंक में ही 5 के 20 कर रहे हैं, 20 आएगा, इकाई अंक पे हमें शून्य मिल गया ना। तो अब इसके आंसर पे इकाई अंक पे शून्य ही आना चाहिए, अगर ये बात हमारा सत्य है तो। देखिए, हम गुणा करके चेक करें, 5 के 20, 20 3 60, 60 दूनी 120। अब बताइए तो 120 आया तो लास्ट में शून्य आया ना, तो यानी कि आपको पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपसे इकाई अंक पूछे तो अगर आप देखिए कि एक बार कहीं पे हमें शून्य दिखाई दे रहा है, अगर हमें एक बार शून्य दिखाई दे दिया ना तो मतलब इसके इकाई अंक पे शून्य होगा ही। ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए हमसे बोल दिया कि 10 आभास संख्या को गुणा कीजिए
गुणा करके बताइए कि इकाई अंक पे क्या होगा। लेकिन हम बात जानते हैं कि हमें दसों की गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। हम दसों लिख लिए या दसों नहीं भी लिखे, हम देखें कि 2 और 5 आता है ना, तो गुणा करने पर 10 हो जाएगा, तो यानी इसके इकाई अंक पे 0 आएगा ही आएगा। बातें समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इस पे एक और, चलिए इसको नोट में आप लिख लीजिए। इस बात को अगर नोट में लिखना चाहते हैं तो नोट पे लिख लीजिए। ये प्रश्न सॉल्व करेंगे उसके नीचे ही नोट में लिखेंगे। लिखिए तो बातें हम बोल रहे हैं। कोई भी संख्या के गुणनफल में यदि एक बार इकाई स्थान पर शून्य आ जाए तो अब उसे किसी भी संख्या से गुणा करने पर, पूर्ण संख्या से गुणा करने पर हमेशा 0 ही आएगा इकाई अंक पे, हमेशा इकाई अंक पे 0 ही आएगा। ये आपका नोट में है, आप ये बातें लिख लेंगे कि हमेशा इकाई अंक पे 0 ही आएगा। अगर गुणा करते समय एक बार हमें इकाई अंक पे 0 दिखाई दे दिया तो उसको अब हम किसी भी संख्या से गुणा करें तो हमेशा हमारा इकाई अंक पे 0 ही आएगा। एक बात ध्यान रखना है कि गुणा करने वाला संख्या हमेशा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है, इन्हें कि फ्रैक्शन वाला नहीं। इन्हें कि कहिएगा कि हम 2/5 से गुणा करेंगे, कहाँ 0 आ रहा है। देखिए तो अब इसे कहीं 10 हो गया, 10 में अगर हम 2/5 से गुणा किए तब 5 दूनी 10, ये तो 4 आ गया ना। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे जो संख्या आप लेंगे कंप्लीट नंबर यानी कि पूर्ण नंबर ही, पूर्ण संख्या ही आप लेंगे, होल नंबर का प्रयोग करना है। बात समझ गए, कोई भी फ्रैक्शन वाला संख्या नहीं। चलिए अगर ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। 577 गुणा में 835 गुणा में 8 के इकाई अंक पर कौन सी संख्या होगी? इकाई अंक क्या होगा? तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, हमारा प्रश्न है। आप क्वेश्चन लिख लेंगे कि 577 गुणा में 835 गुणा 8 के इकाई अंक क्या होगा। तो अब हम इसको क्या सभी को गुणा करें आपस में? अब हम अपना दिमाग लगाएंगे कि क्या हमें कहीं से 0 बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम देखेंगे भैया अगर ये दोनों को आपस में हम गुणा करेंगे तो 8 पचे 40, पहले गुणा होकर 8 पचे 40 आएगा, 0 आ गया। तो 0 आ गया तो यानी कि ये पूरा संख्या को अगर हम गुणा करेंगे तो इसके इकाई अंक पे 0 अब आएगा ही आएगा। हमें ये पूरा नंबर का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। बातें समझ में आ रहा है आपको? बड़े समझ में आ रहा है ना? चलिए तो इकाई अंक के बारे में समझ में आ गया कि अगर हमें एक बार 0 दिखाई दे दिया तो अब हमें वो हमेशा इकाई अंक पे 0 दिखाई ही देगा। सिर्फ इकाई अंक की बात हो रही है, बीच वाला नहीं, लास्ट वाला यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे अगर आपका एक बार 0 आ गया तो हमेशा 0 आएगा ही आएगा। कोई दिक्कत? चलिए एक और प्रश्न लिखिएगा। तो लिखिए, क्वेश्चन है 444 गुणा में 222 गुणा में 835 गुणा में 512 गुणा 216 के इकाई अंक क्या होंगे? तो इतना लंबा चौड़ा गुणा है। अब क्या हम गुणा करेंगे? अब हम अपना जुगाड़ लगाएंगे कि कहीं से हमें 0 बनते हुए दिखाई दे रहा है तो हम देखेंगे हाँ 2 और 5 ये दोनों जब ये आपस में गुणा करेंगे तब पहिलका स्थान पे 0 हमारा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर ये 2 और 5 आपस में गुणा करके एक बार 0 ला दिए तो मतलब ये पूरा कैलकुलेशन जब किया जाएगा तो उसमें भी आपका 0 आएगा ही आएगा। क्या बातें समझने में कोई दिक्कत? अच्छा समझ में आ रहा है ना? कोई समस्या नहीं है? चलिए सभी लोगों को समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। सबसे पहले इकाई स्थान पे चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिएगा कि अभी तक आप 0 वाला देखे हैं। चलिए अब आपसे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, लिखिए 444 ये तो 0 आने वाला था, अभी तक आप 0 लाने के लिए सीखे हैं। अब आपसे कोई पूछ दे कि बड़ा से बड़ा गुणा दे दे, आप पूछ दे कि बताइए इसके इकाई अंक पे क्या आएगा।
इकाई अंक पे क्या आएगा। शून्य वाला का तरीका तो हम सीख गए कि कहीं पर एक बार शून्य पकड़िए, अगर शून्य आ गया तो उसके इकाई अंक पे शून्य आएगा ही आएगा। ये बातें समझ में आ गया ना। अब मान ले कि शून्य के अलावा दूसरा कोई आने वाला हो, मान ले शून्य नहीं दिखाई दे रहा है, हमसे पूछ दिया गुणा दे के बताइए इसके इकाई अंक पे क्या आएगा। जैसे कि अभी हम आपको एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, चलिए इसको साफ कर दे रहे हैं। शून्य वाला में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब शून्य के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझा दिया गया कि एक बार शून्य आ गया तो हमेशा रहेगा। क्वेश्चन है, बोलिएगा 444 गुणा में 222 833 512 216। अब हमसे पूछ दिया कि बताइए इसका जब हम गुणा करेंगे तो इसके इकाई अंक पे क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कहीं पे शून्य बनता हुआ दिख रहा है। शून्य बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि शून्य नहीं आने वाला है, शून्य नहीं आने वाला है। तो और क्या आएगा भाई इकाई अंक पे। तो ये बातें पता करने के लिए अब हम इकाई अंक निकालने वाला देखिए ट्रिक। सबसे पहले सभी के इकाई अंक को ही हम पकड़ेंगे। पकड़े, अब गुना किए, 4 से 2 में गुना करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा ना। अब 8 से 3 में गुना कीजिए, 8 के 24। अब ये 24 नहीं पकड़िए, सिर्फ इसका इकाई अंक पकड़िए। इसके इकाई अंक से आगे वाला में गुना कीजिए, 4 दूनी 8। अब 8 से आगे वाला में गुना कीजिए, 8 छका 48। इकाई पे क्या आया, 8। तो यानी कि ये पूरा गुणा जब हम कंप्लीट करेंगे तो इसके इकाई अंक पे भी हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत है समझने में, किसी को कोई दिक्कत। ये फिगर देख के आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन लिखिए इस पे। क्वेश्चन है 272 गुणा में 77 256 542 844 के इकाई स्थान पे क्या होगा। यानी कि इन सभी को गुणा जब हम करेंगे तो इसके इकाई स्थान पे कौन सा अंक होने वाला है। तो सेम यही विधि का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले नंबर में तो अपने दिमाग में हम ये लगाएंगे कि क्या कहीं पे शून्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो नहीं दे रहा है। तो अगर शून्य बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तो हमें इकाई अंकों को पकड़ना है। इकाई अंकों को हम पकड़ लिए। अब इनसे हम इकाई के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। 2 सते 14, हमें इसमें से इकाई अंक ही पकड़ना है। 4 6 में गुणा करेंगे 24, हमें इकाई अंक पकड़ना है। 4 दूनी 8, 8 से 4 में गुणा करेंगे 32, इसका इकाई अंक पे क्या है, 2। तो यानी कि पूरा ये गुणा भी अगर हम करेंगे तो इसके इकाई अंक पे हमारा 2 ही आने वाला है। अब इकाई अंक में कोई समस्या आपको, अब बिल्कुल समस्या नहीं होना चाहिए। गुणा वाला में ही इकाई अंक पूछता है ज़्यादातर, जोड़ वाला में नहीं पूछता है। जोड़ वाला में बदलते रहते हैं, ठीक है। जोड़ वाला में जब तक आप पूरा सॉल्व नहीं करेंगे तब तक नहीं पता चलेगा आपको। उसमें भी आप इकाई अंक को ही पकड़ के जोड़ सकते हैं। अगर आपको देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे दे दें एक क्वेश्चन, हम जोड़ वाला भी करा दे रहे हैं। 599 प्लस 672 प्लस 488 प्लस 242 ऐसे दे दें। तो इसमें भी आप इकाई अंक को पकड़ लीजिएगा खाली, इन्हीं सभी को जोड़िएगा। 9 2 11, 11 8 19 और 19 2 कितना होगा, 19 2 21। तो यानी इकाई अंक पे 1 आ रहा है तो 1 होगा। इन सभी का जोड़ जब हम बनाएंगे तो इकाई अंक पे 1 होगा। तो इकाई अंक के मैटर में अब कोई समस्या आपको आएगा, कोई भी समस्या अब आपको नहीं आना चाहिए। एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछेंगे उस लेवल के हम आपको सभी बातें बता चुके हैं। शून्य वाला ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। अगर मान लें कि एग्जामिनर का थोड़ा सा मन बढ़ा तो ये सब भी पूछेगा। तो ये सभी अब आप बातें सीख चुके हैं। चलिए अब आगे हम लोग दूसरे टाइप में चलते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आज हम भाज्य भाजक वाला क्वेश्चन बताएंगे। नहीं, दहाई का नहीं पूछेगा, आप लोग के लेवल में सिर्फ और सिर्फ इकाई ही पूछेगा। ऐसा बात नहीं कि दहाई का निकालने का तरीका नहीं होता है, उसका भी होता है, लेकिन वो लेवल हाई है, आपके क्लास के लायक नहीं है। वो आपसे सिर्फ और सिर्फ इकाई का ही पूछेगा।
वो आगे कंपटीशन क्लास में जाएंगे ना तो आपको मिलेगा कि दहाई वाला प्लेस बताइए। तो उतना ज़्यादा विद्वान नहीं बनना है अभी, ठीक है। एग्ज़ाम निकालने के लिए विद्वान होना ज़रूरी नहीं है, जो एग्जामिनर पूछ रहा है वो आना ज़रूरी है, ठीक है। ज़्यादा विद्वान हो जाइएगा, वो विद्वान लोग को खोजता नहीं है। उसका मतलब ये है कि जो हम आपको पूछ रहे हैं उतना आप सीख के आए हैं कि नहीं आए हैं। साफ कर दें, जैसे मयंक विद्वान हैं एगो, मयंक विद्वान है तुम। देखिए, सबसे पहले आपको भाग में कुछ बातें पता होना चाहिए। थोड़ा सा हिंदी गड़बड़ हो सकता है हमारा। देखिए, ये जो साइड वाला है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग भाजक कहते हैं। और जो यहाँ पे होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और यहाँ पे जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। और जो ये नीचे बचता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, शेष कहते हैं। ये सब बातें आपको पहले नंबर समझ में आना चाहिए। देखिए, भाजक से हम लोग भाग देते हैं कोई चीज़ में, जो जितना बार में कटता है उसे हम लोग भागफल कहते हैं। और जो नीचे आपको घट के बच जाता है उसे हम लोग शेषफल कहते हैं। इन सभी से मिला के डायरेक्ट कुछ फार्मूला बनते हैं। जैसे कि आपका पहला फार्मूला बनता है, देखिए सबसे पहले हम आपको कुछ एक क्वेश्चन पे आपको बता दें कि अगर हम एक भाग दे रहे हैं 2 से 5 में, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बच गया ना। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए इसका भाजक क्या है, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए इसका भाजक क्या है, तो इस भाग में इसका भाजक कौन सा होगा बताइए। तो ये 2 होगा। कितना होगा, 2। अगर हम आपसे पूछ दें कि इसका भाज्य क्या है, तो भाज्य आप क्या बताएंगे, भाज्य 5। अगर हम आपसे पूछ दें कि भागफल इसका क्या है, भागफल क्या होगा, 2। अगर हम आपसे पूछ दें कि शेष इसका क्या है, तो शेष इसका क्या होगा, 1। चलिए, ये बातें आपको पहचानने आ गया कौन चीज़ क्या है। आपको ये बातें अच्छे तरीका समझ में आने लगा ना। अगर ये बातें आपको अच्छे तरीका समझ में आ रहा है तो अब आप इसके रिलेटेड, इससे संबंधित कुछ फार्मूला लिखेंगे और उस पर हम आपको प्रश्न करना सिखाएंगे। सबसे पहले फार्मूला लिखा जाए हम लोग। तो फार्मूला हम लोग लिखेंगे। क्या बातें यहाँ तक दिखाई दे रही है? चलिए, तो अगर बातें यहाँ तक दिखाई दे रही है तो हम कुछ फार्मूला लिख रहे हैं। ये आप फार्मूला नोट करेंगे। सबसे पहले इसे निकालने का फार्मूला, कभी कभी आपको ये और ये दे देता है और इसके बारे में पूछ देता है कि ये आप बताइए। तो अगर आपसे कभी भाज्य पूछ दे, भाज्य, तो भाज्य निकालने का फार्मूला होता है भाजक गुणा में भागफल अब प्लस में शेष। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, समझ में भी आ रहा है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस शेष, यानी कि इन दोनों को गुणा करिए और इसको जोड़ दीजिए, हाई फेंक देगा। बात समझ रहे हैं? इन दोनों को गुणा करना है और इसको जोड़ देना है, तो ये वाला आपका निकल जाएगा। अब ये बात हो गया कि ये दिया रहेगा, ये पूछेगा तब। अब मान लो कभी हाई पूछ दिया तब, कभी हाई पूछ दिया तब, तो हाई वाला तो नहीं, तो डायरेक्ट भाग दे के ही आप निकालेंगे। इसके लिए कोई दिमाग नहीं लगाना है, आप भाग दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे हाई पूछ दिया तब, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, यानी कि हमें भाजक अगर निकालना हो तो देखिए क्या होता है, पहले लिख तो लें। भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस शेष बटा में भागफल, भाज्य माइनस शेष बटा में भागफल। ये आपका दूसरा फार्मूला हो जाता है। यही फार्मूला आपको इम्पोर्टेंट है, यही 2 फार्मूला आपके लिए काम लायक होते हैं। बाकी और कोई फार्मूला आपको रटना नहीं है, ना ही कोई आपको फार्मूला इसमें एक्स्ट्रा सीखना है। आप ये फार्मूला भी अगर मेन जान रहे हैं
तो इसमें जो जो चीज़ें आपको पता है उस वैल्यू को पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। आपको इसके लिए ये एक्स्ट्रा वाला भी रटने की ज़रूरत नहीं है, इसी से ये वाला बना हुआ है। ठीक है, बातें आपको समझ में आ रही है। चलिए अब आगे क्वेश्चन लिखेंगे। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 125 से भाग देने पर, किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेषफल 11 आता है, शेषफल 11 आता है, तो वह संख्या ज्ञात करें, तो वह संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले आप देखिए कि आपको क्या क्या चीज़ें दिया हैं। किसी संख्या में अगर हम भाग दे रहे हैं 125 से, तो जिससे हम भाग देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, जिससे हम भाग देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। भाजक हमारा कितना है, 125। तो भाग दे रहे हैं तो हमारा भागफल कितना आ रहा है, बोलिए भागफल कितना बोला है कि भागफल उसको आ रहा है 16, भागफल 16। और शेष उसका कितना आ रहा है, तो शेष उसका आ रहा है 11। अब हमसे पूछा है कि उस संख्या यानी कि भाजक हमें बताइए, उस संख्या बताइए, मतलब कि हमें भाजक बताना है। देखिए कोई संख्या में 125 से भाग देने पर भागफल 16 शेष 11 आ रहा है, तो वह संख्या बताइए। तो वह संख्या मतलब कि हमसे भाज्य पूछा है। भाज्य निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना में भागफल प्लस में शेष। तो अगर हमें यहाँ पे भाज्य निकालना है, भाज्य, तो फॉर्मूला ऊपर ही है, भाजक यानी कि 125 गुना में भागफल 16 अब प्लस में शेष। तो 125 गुना में 16 कीजिए, अब प्लस में 11 कीजिए। तो 125 गुना में 16 करेंगे, अब प्लस में 11 करेंगे, तो क्या आएगा आंसर, गुणा कर लीजिएगा, सभी को सॉल्व करेंगे तो 2011। ठीक है, ये आपका हो जाएगा टोटल फाइनल आंसर। सबसे पहले आप गुणा कीजिएगा, उसके बाद जो आएगा उसमें जोड़ दीजिएगा। आप लोग खुद से इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए, अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से, तो आगे क्वेश्चन लिखेंगे सेम इसी पैटर्न पर। क्वेश्चन है कि एक भाग के सवाल में भाजक 25, भागफल 30 तथा शेष 11 है, तो वह संख्या क्या होगी, शेष 11 है तो वह संख्या क्या होगी। चलिए, अगर आप ये प्रश्न लिख लिए तो इसमें जो जो डाटा आपको सबसे पहले पता है उस डाटा को लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले भाग के सवाल में हमसे बोला कि भाजक जो है हमारा 25 है, भाजक 25 है, शेषफल आपका है, सॉरी भागफल आपका 30 दिया है, भागफल 30 है, और शेषफल आप क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा, शेषफल आपका 9 है, 11 बोल दिए थे ना, शेषफल 9 है। तो आपसे पूछा कि भाज्य बताइए क्या होगा। तो भाज्य अगर हमें बताना, 11 पे भी लिखते तो बन ही जाता, कोई दिक्कत नहीं था। तो शेषफल आपका 9 है, तो आपसे पूछा कि भाज्य आप बताइए। तो भाज्य बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं कि भाजक गुना में भागफल प्लस में शेष, भाजक गुना में भागफल प्लस में शेष। तो यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 25 गुना में 30 अब प्लस में 9, 25 3 75 अब प्लस में 9, यानी कि हमारा टोटल सॉल्व करने पे 759 यानी कि 759 आएगा। क्या किसी को कोई समस्या है इस प्रश्न को समझने में, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं ना है। चलिए, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आगे क्वेश्चन लिखेंगे। अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। लिखिए, एक भाग के प्रश्न में भाज्य 3945 भाज्य 3945 भागफल 32 तथा शेष 9 है, तो भाजक ज्ञात करें, भाजक ज्ञात करें।
देखिए इसमें जो जो चीज़ें आपको पता है उसको सबसे पहले आप लिखेंगे। पूछा है अब की बार हमसे भाजक, भाजक हमसे पूछा है। भागफल हमें बोला है कि भागफल कितना है 32 है, शेष बोला है कि 9 है, अभाज्य है आपका 3945, यही ना है। अब हमसे पूछा भाजक, तो भाजक बराबर फॉर्मूला हमें सीधा सीधा भी लिखा हुआ है, पता भी है। तो भाजक निकालने का फॉर्मूला होता है भाज्य माइनस में शेष, यानी कि भाज्य आपका देखिए अगर हमें भाजक निकालना है, भाजक तो फॉर्मूला होता है भाज्य, भाज्य यानी कि 3945 माइनस में शेष यानी कि 9, आप बटा में आपका होता है भागफल यानी कि 32। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3936 बटा में 32। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 123, यानी कि 123 बार में ये कट जाएगा। आप कटाइए, खुद से भी कटा लीजिए, इतना आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। तो आपका आंसर होगा 123, यानी कि भाजक आपका होगा 123, 123। क्या कोई समस्या? ये सीधे सीधे फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करके बनाने वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए ना, इसमें ज़्यादा दिमाग भी लगाना है। कोई तो ऐसा बात बोला नहीं जा रहा स्पेशल जिसको आप दिमाग लगा के सोचेंगे। चलिए अगर ये बातें आपको समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन लिखिएगा। इस पर काफ़ी सारा क्वेश्चन हम कराएंगे कि जो कि आपको बाद में इसमें डाउट ही कोई नहीं रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, टाइम को मत देखिए, लिखिए। एक भाग के प्रश्न में भाज्य 25 भागफल 3 तथा शेष 1 है, तो भाजक ज्ञात करें। भाज्य 25 भागफल 3 शेष 1 है, तो भाजक ज्ञात करें। आपसे भाजक इसमें पूछा है, तो हमें भाजक निकालना है। बात यह हुआ कि हमें भाजक निकालना है, तो भाजक का अभी हम फार्मूला देखें कि भाजक अगर हमें निकालना होगा तो क्या लिखेंगे भैया। सबसे पहले भाज्य माइनस में 1 करेंगे, यानी कि शेष को माइनस किया जाता है, अब बटा में भागफल किया जाता है, तो यानी कि आपका आ जाएगा 24 में आप 3 से भाग देंगे, 3 8 24, यानी कि आंसर आपका क्या होगा 8 होगा। क्या कोई समस्या है इसमें? आपको अच्छे समझ में आ रहा है? तुम्हें क्या नहीं लगने लगा? चलिए ये तो टाइप था आज का आपका भाज्य और भाजक वाला टाइप था। कल अब हम लोग नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक अगर आपको बातें अच्छे तरीके से समझ में आ जा रही है तो जो वीडियो अगर आप देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। इससे क्या होगा कि हमें भी पता चलेगा कि आपको क्लास अच्छा लग रहा है। अगर आपको क्लास ज़रूरत लगे कि हाँ हमारे लिए ज़रूरत है, हमें फ़ायदे हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको जो भी नए वीडियो आएंगे तो आपको पता चलते रहेंगे कि हाँ क्लास कौन से अपलोड किए गए हैं, क्या क्लास चलाए जा रहे हैं। अपने दोस्त मित्रों को क्लास शेयर करते रहिए कि उनके काम में भी आते रहे क्लास।